बैठिए। पिछले क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हुआ था हम लोगों ने। माइटोकॉन्ड्रिया उसका स्ट्रक्चर बताया था, उसका फंक्शन बताया था। आज का क्लास का जो टॉपिक है उसका नाम है प्लास्टिड, है ना। प्लास्टिक को हम लोग लवक भी कहते हैं, है ना। इसको हेडिंग डाल देते हैं हम पहले। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जिसको हम लोग लवक भी कहते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट का सेल के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जो कि प्लांट को कलर प्रोवाइड करता है ना। तो प्लास्टिड से प्लांट को कलर देता है। उसके अलावा कुछ प्लास्टिड्स ऐसे भी होते हैं जो पौधों के अंदर में फूड वगैरह स्टोरेज करते हैं। तो प्लास्टिड एक, अगर इसको देखा जाए सेल के अंदर तो यह बहुत बड़ा होता है। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली अगर ये है तो यही है सेल के अंदर प्लास्टिड। ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली है ना, कोशिकांग है। प्लास्टिड को अलग अलग जगहों में, प्लांट के अलग अलग जगहों में पाया जाता है। जैसे आपको यह रूट में, जड़ों में देखने को मिलेगी, स्टेम में देखने को मिलेगी। उसके अलावा सीड्स में प्लास्टिड्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। प्लास्टिड्स केवल प्लांट में पाए जाते हैं। और एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यूग्लिना, है ना। यूग्लिना है, वहां पर ये प्लास्टिड देखने को मिलते हैं। वैसे पिछले क्लास में एक दो लाइन हमने लिखाया था प्लास्टिड्स का। सबसे पहले बात, ये कहाँ पाया जाता है? यह सभी ग्रीन प्लांट में, जितने भी हरे पौधे होते हैं सभी में यह आपको मिल जाएंगे। और एक प्लांट के अलावा एक जीव होता है जिसका नाम है यूग्लिना, उसमें पाया जाता है। तो पहला पॉइंट इसके लिए लिखना पड़ेगा, प्लास्टिड्स आर फाउंड in green plants and यूग्लिना। जैसे हमने बताया था कि ग्रीन प्लांट में जो एल्गी होता है वह भी एक तरह का प्लांट ही होता है। एल्गी मतलब होता है शैवाल, शैवाल भी एक तरह का प्लांट ही होता है, ठीक है। दूसरी बात, प्लास्टिड्स जो होता है यह बहुत लार्ज होता है, सबसे बड़ा होता है। इसलिए सेल के अंदर ये इजीली आपको दिख जाएगा, है ना, आसानी से। माइक्रोस्कोप, जैसे आप लोगों के कई प्रकार का माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अलग अलग माइक्रोस्कोप होता है जो कि अलग अलग रेजोल्यूशन होता है उसका, उसकी सहायता से हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इसको इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप भी आता है। आप लोग जैसे कॉलेज वगैरह, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप देखने को मिलेगा। और अगर जहाँ जांच वगैरह होता है तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो कॉलेज में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप होता है। जैसे हम लोग के पढ़ने के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाओगे तो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप डायरेक्ट उसको प्लग से लगा देते हैं, उससे आसानी से दिख जाएगा। तो उसमें भी यह दिख जाता है उसको ज़्यादा जूम करने के बाद। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? यह लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और इसको इजीली देखा जा सकता है। इट इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली, इट इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली, है ना, क्लियरली विजिबल इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में इसको इजीली विजिबल दिया जाए। थोड़ा सा हम लोग
प्लास्टिड जो होता है ना उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। जैसे क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह ग्रीन कलर, पौधे को हरा रंग प्रदान करता है, ग्रीन कलर होता है पौधों में, पत्तियों वगैरह में, है ना, जो ग्रीन कलर होता है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। क्रोमोप्लास्ट पौधों में हरा रंग को छोड़कर कोई भी रंग यही प्रदान करता है, जैसे ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर, उसके अलावा ब्लू ग्रीन कलर, ये सारे जो कलर होते हैं क्रोमोप्लास्ट करते हैं। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट ऐसा होता है जो कलर नहीं होता है इसमें, है ना, यही फूड को स्टोरेज करता है। तो कहने की बात वाली बात यह है कि ये सभी क्लोरोप्लास्ट, ये जो प्लास्टिक तीनों है, यह इंटरचेंजेबल होते हैं। इंटरचेंजेबल मतलब एक दूसरे का रूप धारण कर सकते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है ना। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में बदल सकते हैं। तो पौधे का जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसी तरह ये काम किए जाते हैं। जैसे आप लोग सोचे होंगे कि जैसे आम कोई है वो ग्रीन कलर का है और जब वह पकता है तो वो क्या हो जाता है, पकने के बाद येलो कलर का हो जाता है ना कहीं कहीं पर। तो ये जो कलर का चेंज हुआ कैसे हुआ, ये ग्रीन कलर जब था ना तब इसमें क्लोरोप्लास्ट था, लेकिन जब ये पका ये आम येलो हो गया तो यह किस में बदल गया, क्रोमोप्लास्ट में। तो यह इंटरचेंजेबल होते हैं प्लास्टिड्स, है ना। और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं प्रोप्लास्टिड, वही प्रोप्लास्टिड इनमें चेंज होते रहते हैं, समझ रहे हो। तो क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, प्लास्टिड्स जो होते हैं वह इंटरचेंजेबल होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते। जैसे आप लोग गाजर देखा होगा, तो गाजर जब बिल्कुल यंग होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, जब बहुत पतला होता है ग्रीनिश कलर का होता है, बाद में वो पूरी तरह से रेड कलर का हो जाता है। तो उसमें ग्रीन जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके बाद जब वो कलर हो जाता है क्रोमोप्लास्ट होता है। उसके अलावा एक और चीज होता है पौधों में, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई हरा पौधा है वो आपने बगीचे में लगाया हुआ है, अब उस हरे पौधे को अगर उठा करके आप एक अंधेरे कमरे में लेके चले जाओगे तो कुछ दिनों बाद उसका हरा रंग खत्म हो जाता है। कैसा हो जाएगा, वो पीले रंग का हो जाता है लगभग। हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, बचपन में ही पढ़ा है कि एक तो ये हमने पढ़ा है कि अगर गमले में रखे हुए पौधे को हम अंधेरे कमरे में लेके जाते हैं और किसी कोने पर एक छिद्र कर देते हैं तो पौधा क्या होता है, लाइट की ओर चला जाता है ना। वो तो अलग चीज है ना, वो अलग चीज है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। हम क्या कह रहे हैं, जैसे अंधेरे कमरे में कुछ दिनों तक रख दिया, लाइट वगैरह कुछ नहीं रखा, तो 3-4 दिन के अंदर में ही पूरा का पूरा पौधा कलरलेस हो जाता है, उसका ग्रीन कलर क्या होता है, खत्म हो जाता है। या फिर वो लाल कलर है या कोई और कलर है, वो भी क्या होगा, कलरलेस हो जाता है, उसका कलर खत्म हो जाता है। उसका रीजन देखो क्या होता है। अब जैसे देखो कोई पौधा है, अगर ये पौधा ग्रीन है, इसको क्या किया हमने, डार्क रूम में लेके गए, है ना। तो डार्क रूम में रहे तो ग्रीन कलर है तो इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब क्या होगा, ये कलरलेस हो जाएगा, ये डार्क रूम है, कलरलेस हो जाएगा यह। तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, वो एक और चीज में कन्वर्ट होता है जिसको कहा जाता है इटियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, इटियोप्लास्ट। मतलब ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट किसमें कलरलेस जब हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, इटियोप्लास्ट। या फिर कोई और पौधा है,
कोई और पौधा है, मान लो ये कलरफुल है ना, ये रेड कलर का है, तो रेड कलर का है तो जाहिर सी बात है क्रोमोप्लास्ट होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा। तो क्या होगा, जब इसको आप लोग फिर से इसको डार्क रूम में लेके जाओगे तो ये फिर क्या हो जाएगा यार, कलरलेस हो जाएगा। और कलरलेस इसलिए हो जाता है कि यह क्रोमोप्लास्ट किस में बदल जाएगा, इटियोप्लास्ट में। है ना। और ये जो कलरलेस होने का जो क्रिया होता है इसी को कहा जाता है इटियोलेशन। क्या बोलते हैं इसको, इटियोलेशन। तो यहां पर देखना कहीं कहीं बुक्स में लिखा रहता है इटियोप्लास्ट, तो इटियोप्लास्ट प्लास्टिड्स नहीं होता है, एक्चुअली में प्लास्टिड्स है, लेकिन यह कैसा प्लास्टिड्स हो जाता है, कलरलेस प्लास्टिड्स। कैसा हो जाता है, कलरलेस प्लास्टिड्स हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, लेकिन हम लोग पहले क्या करते हैं, एक लाइन लिख देते हैं यहां पर, प्लास्टिड्स आर इंटरचेंजेबल। प्लास्टिड्स होते हैं, इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग इसको बांट देते हैं। प्लास्टिड्स को पिगमेंट्स के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्लास्टिड्स डिवाइड्स into 3 parts on the basis of pigments. पहला जो होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा जो होता है क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा जो होता है यह है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड्स होता है जो कि कलरलेस होता है, और ज़्यादातर यह पौधों के जड़ों में, सीड्स में या फिर तना में यह देखने को मिलता है। और इसमें पिगमेंट्स नहीं होते, इसमें पिगमेंट नहीं होगा, लेकिन इसमें पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट के कारण ही कलर होता है। पिगमेंट्स क्या है, पिगमेंट्स वैसे पदार्थ होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग होली के समय क्या होता है, हम लोग पुड़िया में क्या रहता है, वो क्या रहता है, पिगमेंट्स होता है। उसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो वो कलर शो कर देता है। तो उसी तरह क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इनमें पिगमेंट होते हैं, उसी पिगमेंट के कारण पौधों का रंग होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, ल्यूकोप्लास्ट के पास पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए यह कलरलेस होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में लिख लेंगे, इट इज कलरलेस प्लास्टिड्स, इट इज कलरलेस प्लास्टिड, या कलरलेस प्लास्टिड होता है। दूसरी बात, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसमें पिगमेंट्स नहीं होते हैं, पिगमेंट्स आर एब्सेंट इन ल्यूकोप्लास्ट, पिगमेंट्स नहीं होते इसलिए यह कलरलेस होते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट भी होता है। अब इसका काम क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है भाई, जब इसके पास कलर नहीं है तो ये क्या करता है, यह फूड को स्टोर करता है। क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, 3 प्रकार के फूड होते हैं, इनको ये क्या करता है, स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, फंक्शन इट स्टोर्स फूड, या फूड को स्टोर करता है।
अब फूड तो चूंकि 3 प्रकार का होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। फूड में यही 3 होते हैं और बाकी विटामिन वगैरह जो होते हैं, विटामिन या मिनरल वगैरह, वो अलग चीजें होती हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट को 3 भागों में बांटा गया है ना। तो यहां पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज फूड, है ना। 3 प्रकार का होता है यह। पहला होता है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। दूसरा जो होता है, एमाइलो मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, एमाइलो के बाद होता है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरो मतलब होता है प्रोटीन। और तीसरा जो होता है वह होता है इलायोप्लास्ट, है ना। इलायो मतलब होता है फैट्स, है ना। तीनों का अलग अलग नाम होता है। एमाइलो मतलब कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरो मतलब प्रोटीन, इलायो मतलब लिपिड, है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह क्या करता है, स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट। इट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट। तो पौधों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको याद रखना, स्टार्च। नाम सुनेगा आप लोग, है ना। स्टार्च में स्टार्च ही होता है कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, लेकिन पौधों में स्टार्च ही पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। उसके अलावा हाँ, एमाइलोप्लास्ट। तो यह पाया कहाँ जाएगा एमाइलोप्लास्ट? यह आपके जड़ में भी, तने में भी और सीड्स में भी, है ना। रूट, स्टेम एंड सीड्स, तीनों जगह यह पाया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे इट फाउंड्स इन, किसमें किसमें होता है भाई? रूट में, स्टेम में, सीड में, बीज में पाया जाता है। अब देखो स्टेम बड़ा प्यारा एग्जांपल है इसका, स्टेम का पोटैटो, आलू। पोटैटो क्या है, आलू क्या है? स्टेम होता है, तना होता है। आलू क्या है जो हम लोग खाते हैं, वह स्टेम होता है। रूट में अगर इसका एग्जांपल देखें तो आपको शकरकंद हो जाता है ना। टर्निप, सलजम हो जाता है ना। मुरई हो जाता है ना। तो कैरोट वगैरह वो सब इसमें रूट के अंदर आ जाते हैं, है ना। सीड हो गया, सीड से आपको, जैसे सीड कौन सा हो जाएगा इसमें? राइस, राइस हो जाएगा ना। चावल में होता है ना कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा राइस। तो राइस का सीड ही खाते हैं हम लोग, पौधा नहीं खाते, सीड खाते हैं। तो यह एमाइलोप्लास्ट हो गया। एमाइलोप्लास्ट याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। उसके अलावा एलोरोप्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है या क्या करेगा, इट स्टोर्स प्रोटीन। इट स्टोर्स प्रोटीन, यह प्रोटीन को स्टोरेज करता है ना। तो कहाँ मिलेगा भाई? अब वैसा जगह मिलेगा जहां पर, है ना, प्रोटीन हो। तो ये ज्यादातर सीड्स में पाए जाते हैं, वो भी पल्स, दाल जो होता है ना, जो दाल होते हैं उसके सीड्स में मिलेगा यार, है ना। तो इसको लिखेंगे इट फाउंड्स इन पल्स सीड। पल्स मतलब होता है दाल, दलहन, जितने भी दाल होते हैं उनके बीजों में पाए जाते हैं। और खुशी की बात यह है कि हम लोग सीड ही खाते हैं, प्लांट का क्या खाते हैं, सीड ही खाते हैं, और सीड में ही प्रोटीन होता है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 2 तरह के लोग होते हैं, जो वेज खाते हैं और एक नॉन वेज खाते हैं। तो नॉन वेज जो होते हैं वह मछली, अंडा,
मुर्गा, ये सब सारी चीज खा लेते हैं तो प्रोटीन उनमें आ जाता है। लेकिन जो वेज वाले आदमी हैं तो उनका प्रोटीन का सोर्स क्या होता है? ये कई बार पूछा गया, आप लोग असाइनमेंट बनाओगे, क्या होगा प्रोटीन का सोर्स? दाल। कुछ मात्रा में हम लोग मशरूम भी खा लेते हैं, लेकिन मशरूम तो हमेशा नहीं खाया जा सकता, डेली तो खाते नहीं है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा? पल्स। अगर सारा ऑप्शन दे आपको, पल्स है ना, पल्स दे, उसके अलावा सोयाबीन दे, उसके बाद मशरूम दे, तो मोस्ट कॉमन जो फूड होता है वो कौन सा है? मोस्ट कॉमन फूड जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखोगे पल्स। तो इनके बीजों में ये एलोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। उसके बाद आता है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है, या लिपिड है ना, इट स्टोर्स ऑयल एंड फैट्स, है ना, इसमें ऑयल प्रेजेंट होता है और फैट्स प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल भी आप लोग समझ रहे होंगे, है ना, यह कहाँ पाया जाएगा? ऑयली सीड्स में। वैसे बीज जिस जो ऑयली होते हैं, सरसों, सोयाबीन, ये सारी चीज, है ना, इट फाउंड्स इन ऑयली सीड्स, है ना। तो ये 3 प्रकार के आपको प्रकार हो गए ल्यूकोप्लास्ट के, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग पहले जो पढ़े थे इटायो, है ना, ये जो पढ़े थे, ये जो इटायोप्लास्ट है, ट्यूप्लास्ट, इसको नोट में लिख देते हैं। है ना। इटियोप्लास्ट क्या हो जाएगा? यह वैसे प्लास्टिड्स हो जाते हैं जो लाइट के एब्सेंस में, मतलब ये ऐसे प्लास्टिड्स हो जाते, प्लास्टिड्स कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं, है ना, जो कि लाइट के एब्सेंस में बन जाते हैं। जैसे क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लाइट के एब्सेंस में किस में बदल जाता है? इटियोप्लास्ट में। क्या लिखेंगे? दीज आर plastids converted during absence of light। ये ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कि लाइट के एब्सेंस में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। ये इलायोप्लास्ट होता है ना, इटियोप्लास्ट होते हैं, है ना। उसके बाद एक और टर्म है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इटियोलेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है? जब कलरफुल प्लास्टिड्स कलरलेस प्लास्टिड्स में बदल जाते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? इटियोलेशन। और यह कब होता है? एब्सेंस ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे? इट इज कन्वर्जन ऑफ कलरफुल plastids into कलरलेस प्लास्टिड्स, है ना, कलरलेस प्लास्टिड्स, इसी को बोलते हैं इटियोप्लास्ट। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना। इधर तो कई साल से, 6-7 साल से देख रहे हैं, इसके बारे में नहीं पूछा, लेकिन उससे पहले पूछा गया है। तो कोई भरोसा नहीं है, जब नीट में पूछा गया है तो कोई भरोसा नहीं है ना। तो इसको देखते हुए चलेंगे। इनटू कलरलेस प्लास्टिड्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड इटियोलेशन। इसको आप लोग पूरा समझ गए? कहीं दिक्कत नहीं है ना जी?
दिक्कत नहीं है ना। अब अभी पढ़ लिए, इसको अब भूलना नहीं है, इसको रिवीजन करना है। हर एक चीज जो पढ़ा रहे हैं बोर्ड में उसको भूलना नहीं है। भूलोगे नहीं, इजी से क्वेश्चन करके आ जाओगे एग्जाम में, समझ रहे हो। भूल जाओगे तो उसके लिए बार बार रिवाइज होने की जरूरत है ना। तो ये आपको ये जो हमने पढ़ाया ये है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब इसके बारे में भी पढ़ना है और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है। तो क्लोरोप्लास्ट का तो हम लोग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, इनका स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट तो आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है, इसके स्ट्रक्चर वगैरह, फोटोसिंथेसिस होती है इसमें। क्रोमोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में लेकिन यहाँ पर एक लाइन हमें लिखना जरूरी है कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इसमें पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। इसी के कारण पौधों में हरा रंग होता है। तो ये क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसके बारे में, इट इज ग्रीन कलर प्लास्टिड्स, है ना। इसके पास पिगमेंट जो होता है उसका नाम क्या है, पिगमेंट जो होता है उसका नाम है क्लोरोफिल, ठीक है। इसके बारे में अलग से पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा लिख देते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह चार्ट के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, इसको अलग पेज में हम लोग पढ़ते हैं अलग से। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब ही होता है कलर, क्रोमोसोम कलर। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसमें मेनली दो प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं। सबसे पहले बात, इसके बारे में 2-3 लाइन हम लोगों को जानना जरूरी है। यह क्या होता है, इट इज कलरफुल प्लास्टिड्स। क्या होता है यह, इट इज कलरफुल प्लास्टिड्स। उसके अलावा क्रोमोप्लास्ट आपको मिलेगा कहाँ, या आपको फूलों में और फलों में मिलेगा, फ्लावर में और फ्रूट, यह दोनों जगह आपको क्रोमोप्लास्ट मिलते हैं, है ना। उनका जो कलर होता है वह क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको थोड़ा सा और हम लोग स्टैंडर्ड टर्म लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, इट इज नन ग्रीन, क्योंकि ग्रीन का जिम्मा किसका है, क्लोरोप्लास्ट का। ग्रीन का जिम्मा किसका होता है पौधों में, क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन के अलावा जो भी कलर है वह क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होता है। तो इट इज नन ग्रीन कलरफुल प्लास्टिड्स, ये स्टैंडर्ड टर्म हो गया। नन ग्रीन होता है, कलरफुल होता है, ग्रीन के अलावा सभी कलर होते हैं। उसके अलावा इट इज सीन इन फ्रूट्स एंड फ्लावर, दोनों में यह आपको देखने को मिलता है। अब क्रोमोप्लास्ट में देखा गया है कि 2 प्रकार का पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 टाइप ऑफ पिगमेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट में। 2 टाइप्स ऑफ पिगमेंट। पहला जो होता है उसको कहा जाता है कैरेटिनॉइड्स, और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है फाइकोबिलिन्स। कैरेटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स, यह 2 तरह का मतलब क्रोमोप्लास्ट में 2 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। कैरेटिनॉइड्स, यह जो होता है
या फैट सॉल्युबल होता है, या कैसा होता है, फैट में सॉल्युबल होता है। इसको फैट में घोलोगे तो सॉल्युबल होगा। लेकिन फाइकोबिलेंस जो होते हैं या वाटर सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल, मतलब इसमें पानी में डालोगे तो यह घुल जाता है। तो ये पूछा जाता है इसलिए लिखना यहाँ पर। तो कैरोटीनॉइड्स क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स आर फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स। और ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल। फाइकोबिलेंस आर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स को भी दो ग्रुप्स में बांटा गया है। कैरोटीनॉइड्स को भी दो ग्रुप में बांटा गया है। एक को कहा जाता है कैरोटीन और दूसरे को कहा जाता है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, है ना, ठीक है। तो ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं या पौधों को तीन कलर देते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो। कौन सा कलर, रेड, येलो, ऑरेंज। तो यहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम लोग, कैरोटीनॉइड्स प्रोवाइड रेड, ऑरेंज, येलो कलर। तीन प्रकार का कलर शो करता है, ठीक है। अब कैरोटीन जो होते हैं इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैरोटीन का एग्जाम्पल्स देखें तो दो प्रकार के कैरोटीन देखने को मिलते हैं, है ना। एक बीटा कैरोटीन और एक लाइकोपीन। बीटा कैरोटीन आपको है ना, तो बीटा कैरोटीन जो है या आपको गाजर में देखने को मिलती है, कैरोट, है ना, कैरोट में आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा लाइकोपीन देखा जाए तो यह आपको रेड चिल्ली, चिल्ली समझते हैं ना आप लोग, मिर्च, लाल मिर्च, लाल मिर्च का कलर लाल होता है, कैरोट का भी लाल होता है। तो ये पिगमेंट होते हैं इसके अंदर, तभी उसका कलर होता है। रेड चिल्ली, रेड टोमेटो। देखो टमाटर भी शुरू में हरा होता है ना, तो उसमें क्लोरोफिल होता है। जब वो पक जाता है तो लाल हो जाता है, तो क्लोरोफिल किस में बदल जाता है, क्रोमोप्लास्ट में। तो उसमें अलग तरह का पिगमेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं लाइकोपीन। तो लाइकोपीन पिगमेंट, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहां से आएगा, ये आपको चार्ट बनाने नहीं आएगा एग्जाम में। आपको पूछेगा कि कैरोट में कौन सा पिगमेंट होता है, बीटा कैरोटीन। रेड चिल्ली, रेड टोमेटो में कौन सा पिगमेंट होता है, लाइकोपीन। उसके अलावा पूछा जाएगा कि कैरोटीनॉइड्स किसमें सॉल्युबल है, फैट, वाटर, बेंजीन, ईटीसी। तो फैट सॉल्युबल, ये सब क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ज़ैंथोफिल अगर देखा जाए तो ज़ैंथोफिल यह पौधे को ब्राउन कलर देता है ना। ये क्या देता है, ब्राउन कलर या येलो कलर। इट प्रोवाइड येलो ब्राउन कलर टू प्लांट, है ना। तो ज़ैंथोफिल जो होता है यह आपको शैवाल में, एल्गी में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल ज़ैंथोफिल का फ्यूकोजैंथिन। और यह कहां पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में। ब्राउन मतलब भूरा शैवाल। शैवाल तीन प्रकार का होता है, लाल, हरा और भूरा, है ना। तो इसको ब्राउन एल्गी। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है,
फ्यूकोजेंथिन, याद रखना पड़ेगा आपको, है ना, फ्यूकोजेंथिन इसमें होता है। या कभी कभी आपको डायरेक्ट ये दे देगा जेंथोफिल, तो आपको ये चीज याद रखने हैं। तो यह आपका कैरोटेनॉइड्स हो गया, दो प्रकार, दो कैटेगरी में बांटा गया, कैरोटीन, जेंथोफिल। एग्जाम्पल्स याद रखना, इसका दो है, इसका एक ही है। कलर भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फाइकोबिलिन्स जो है, फाइकोबिलिन्स जो है यह वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है, और इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। एक जो होता है, पहला जो है फाइकोएरिथ्रीन, पहला जो है फाइकोएरिथ्रीन, और दूसरा जो है फाइकोसाइनिन। ठीक है, तो फाइकोबिलिन्स का दो एग्जाम्पल है, फाइकोएरिथ्रीन और फाइकोसाइनिन। याद रखो, ये जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना, यह पिगमेंट के एग्जाम्पल है। जितने भी एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है वो सारे के सारे पिगमेंट हैं, है ना। अब वो कहाँ मिलते हैं उसको भी याद रखना है आपको, है ना। ये आपको अभी असाइनमेंट में मिल जाएगा क्वेश्चन। उसके अलावा फिर आप जब प्लांट वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर ये सब फिर से आएगा, तो इसको अभी से ही याद रख के चलना है, समझ रहे हो। तो फाइकोएरिथ्रीन जो होता है यह रेड एल्गी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ना, लाल शैवाल में पाया जाता है। तो यहां पर लिखते हैं फाइकोएरिथ्रीन इज फाउंड इन रेड एल्गी। ठीक है, उसके अलावा फाइकोसाइनिन जो होता है यह साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का बैक्टीरिया का प्रजाति होता है। बैक्टीरिया हम लोग जानते हैं, नाम सुने कई बार। तो बैक्टीरिया का यह क्या होता है, प्रजाति होता है साइनोबैक्टीरिया, उसी में यह पिगमेंट पाया जाता है। तो यहां लिखेंगे फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम रखा गया है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का शॉर्ट टर्म रखा गया है BGA। क्या नाम है इसका, तो आपको कहीं कहीं पर BGA भी लिखा रहता है, ज्यादातर बुक्स में BGA है ना, तो इसको याद रखोगे। BGA भी सेम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया, दोनों का एक ही नाम रखा गया है। ठीक है, अब यहां से एक बात बताना चाह रहे हैं आपको कि ये जो पिगमेंट्स हैं, सॉरी ये जो प्लास्टिड्स हैं, हमने तीन प्रकार का पढ़ा, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का भी कई टाइप है। क्या इनका काम खाली कलर प्रोवाइड करना या फूड स्टोरेज है, या उसके अलावा कुछ और भी काम है इनका पौधों में? सोचने वाली बात है ना। जैसे ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड्स हमने पढ़ा, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ऑयल, इसको ये स्टोर करते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट को पढ़ा, या कलर प्रोवाइड करता है, जिसमें आपने देखा कि ऑरेंज कलर, येलो कलर, है ना, रेड कलर, ब्लू कलर, है ना, ब्लू ग्रीन कलर। तो ये सारे कलर हमने क्रोमोप्लास्ट में देखे। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर होता है और इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है। तो क्या इनका काम खाली कलर प्रोवाइड करना या फिर और भी होता है? तो ध्यान देखिए, ये जो पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है पौधों में। पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वह क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही होता है। उसके अलावा कुछ क्रोमोप्लास्ट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं।
कुछ क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, वह भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। आप लोग क्लास में लिखना चाहते हो जी? तो यहाँ पर आप लोग के लिए पास है ना 2 मिनट का टाइम है, थोड़ा इसको लिखना है ना, कॉपी में इसको लिखना है जल्दी से।
ठीक है, वैसे ये आ जाएगा आपके, है ना, आपके ग्रुप्स में ये आ जाएगा। उसके बाद इसको रहने देते हैं, इसको बाद में लिखना है लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पढ़ लिया हमने, इसको याद रखोगे सभी को, है ना। देखो एक क्वेश्चन आता है इसमें, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। एक क्वेश्चन आता है क्रोमोप्लास्ट में, जैसे हमने बताया ना, रेड शैवाल में फाइकोएरिथ्रिन नाम का पिगमेंट होता है। तो पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें जो हायर प्लांट होते हैं, बड़े बड़े पौधे होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बट जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे रेड एल्गी जो है, यह फाइकोएरिथ्रिन नाम के पिगमेंट से यह फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वह क्लोरोप्लास्ट से करते हैं, बट कुछ जो रेड एल्गी होते हैं वह फाइकोएरिथ्रिन मतलब क्रोमोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस करते हैं। हमने पूछा था ना आपसे, हमने सोचने के लिए कहा था कि क्या इनका कलर के अलावा कोई और काम है, तो हाँ है, फोटोसिंथेसिस। क्या काम है? क्लोरोप्लास्ट पूरी की पूरी तरह से फोटोसिंथेसिस पे है ना, फोटोसिंथेसिस करता है। और रेड एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन जो होता है क्रोमोप्लास्ट, वह भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ नोट लिखने का आखिर जरूरत क्यों पड़ा? तो देखिए जरूरत इसलिए पड़ा कि दो नोट हम लोग लिखेंगे। क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस याद है ना आपको, क्या है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकाश संश्लेषण, जिससे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में शामिल है इन हायर प्लांट्स, है ना। दूसरा नोट्स क्या लिख रहे हैं? रेड एल्गी के बारे में। देखो रेड एल्गी थोड़ा दिलचस्प इसका कहानी है। जो रेड एल्गी होता है ना, वह समुद्र में सबसे नीचे, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर पाया जाता है। कहने की बात यह है कि प्लांट है, इसको लाइट चाहिए। प्लांट को क्या चाहिए? लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। और वह क्लोरोफिल के द्वारा वह प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन रेड एल्गी समुद्र के डीपेस्ट इस प्लेस पर पाए जाते हैं, है ना। रेड एल्गी ना तो लाल होगा, तो रेड एल्गी समुद्र के डीपेस्ट पार्ट में पाए जाते हैं, और उस पार्ट तक सनलाइट नहीं आ पाता है। तो बिना सनलाइट का पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, क्या कर जाएंगे? डेड कर जाएंगे। पौधे को अगर लाइट नहीं मिलेगा तो क्या कर जाते हैं? मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्योंकि भोजन नहीं बना जा पाते हैं और वो मर जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड एल्गी समुद्र के डीपेस्ट पॉइंट पर पाया जाता है, जबकि वहां सनलाइट नहीं पहुंच पाता है। तो बिना सनलाइट के वो जिंदा कैसे है ना। तो क्या होता है कि रेड एल्गी में ये जो फाइकोएरिथ्रिन जो पिगमेंट है, यह क्या करता है? सनलाइट तो नहीं पहुंच पाता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट पहुंच जाता है, यूवी रे। क्या नाम है इसका? यूवी रे। तो अल्ट्रावायलेट रे यहां तक पहुंच जाता है, और रेड एल्गी अल्ट्रावायलेट रे से भी अपना भोजन बना सकता है। पौधे नहीं बना सकते अल्ट्रावायलेट से। अल्ट्रावायलेट का नाम सुने हो? सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट रे होता है। अल्ट्रावायलेट रे अगर लगातार आपके चमड़े में आ जाएगा तो स्किन कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्किन कैंसर, आंख का रोशनी खत्म हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रे अगर एक्सपोज हो गया। हम लोग जो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर में चूंकि ऑपरेशन होता है तो वहां पर पूरा रूम को स्टेराइल करना पड़ता है, तो वहां पर अल्ट्रावायलेट रे डाला जाता है, जिसके कारण सारे बैक्टीरिया वगैरह नष्ट हो जाते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रे से आंख में प्रॉब्लम हो सकता है ना।
आँख में अगर प्रॉब्लम हो गया तो सब कुछ उजला ही दिखेगा आपको, धुंध जैसा। कभी कभी आप लोग देखोगे सो के उठते हैं, अगर हम ऐसे से करते हैं तो उजला उजला होके फिर साफ हो जाता है, ध्यान दियो कभी। उसको बोलते हैं स्नो जैसा होना। तो स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है, खाली आपको उजला उजला ही दिखेगा, मतलब ये सब कुछ दिखेगा नहीं, खाली लगेगा उजला उजला है। और ऐसे जो अंधे होते हैं नॉर्मली उनको काला दिखता है, कुछ नहीं दिखता, मतलब ब्लैक, आंख बंद किए कुछ नहीं दिख रहा है ना। बट अल्ट्रावायलेट से क्या होता है, बर्फीला दिखता है, उजला उजला दिखता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, रेड एल्गी समुद्र के डीपेस्ट पॉइंट पर पाया जाता है जबकि सनलाइट नहीं पहुंच पाता है। इसका रीजन क्या है, दे यूज अल्ट्रावायलेट रे फॉर फोटोसिंथेसिस एंड यहां पर ये क्या होते हैं, जिंदा रहते हैं। तो लिखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट, रेड एल्गी फाउंड इन deepest point of ocean, है ना, while there is no sunlight because there मतलब उनका, because there एरिथ्रो, है ना, फाइकोएरिथ्रिन, क्या लिखेंगे, फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट, है ना, absorbs फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के समय फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण करके जिंदा रह सकते। तो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको नोट में हमने लिख दिया, ठीक है। तो हमारा क्रोमोप्लास्ट खत्म हो गया, कुछ नोट्स है, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक और नोट्स लिखना चाहते हैं। अब हमने बताया कि क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट केवल प्लांट में मिलते हैं। तो आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सुना होगा, नहीं सुना है, बट पौधों के अलावा बैक्टीरिया भी ऐसे जीव होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब बैक्टीरिया में ना तो क्लोरोप्लास्ट है ना क्रोमोप्लास्ट है, तो आखिर वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? उनके पास कुछ तो होना चाहिए, समझ रहे बात को? तो बैक्टीरिया के पास आखिर क्या है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, तो उनके पास एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमैटोफोर के द्वारा वह फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो तीसरा नोट्स क्या होगा? तीसरा नोट्स हम क्या लिखने वाले हैं? देखो, प्लास्टिड्स एब्सेंट इन बैक्टीरिया, absent in bacteria, so they can photosynthesis in presence of a pigment। ये पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा, that is क्रोमैटोफोर। सब कुछ समझ में आया ना? पूरा समझ में आया? सारा कुछ, सारा पॉइंट समझ में आया? तीनों नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक कंसेप्ट देता है ना? तो अब ये हमने ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट हमने पढ़ चुका।
अब क्या करते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट पे चलते हैं। हमारे पास क्लोरोप्लास्ट को पढ़ने के लिए टाइम है, उसके बाद लास्ट में टाइम बचेगा लिख लेंगे, नहीं तो अगर वैसा टाइम नहीं मिलता तो पीडीएफ भी चला जाता है, तो उससे भी हम लोग लिख सकते हैं, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब जो चलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट सबसे पहली बात, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता था, पत्तियों में, सॉरी फूलों में और फलों में, फ्लावर और फ्रूट में, है ना। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पौधे का जहां जहां भी हरा पार्ट है वहां पर क्लोरोप्लास्ट होगा, जहां जहां भी ग्रीन पार्ट है पौधों में वहां पर क्लोरोप्लास्ट होगा। तो ग्रीन प्लांट पार्ट कहाँ होता है पौधों में, पत्ती में, लेकिन जब पौधे छोटे होते हैं ना तो उनका स्टेम भी ग्रीन होता है, उनका तना भी ग्रीन होता है, ध्यान से देखना, तो वहां पर भी क्लोरोप्लास्ट होंगे। बाद में जब वो बड़े होते हैं तो जो स्टेम होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मेनली किस में पाया जाता है, लीफ में। कहाँ पाया जाता है, लीफ में। पत्तियों में भी एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिसको बोलते हैं मीजोफिल सेल। क्या बोलते हैं, ये जो पत्तियां होती हैं है ना, लिप्स, इनमें भी एक विशेष प्रकार की सेल पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है मीजोफिल सेल, और इसी के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन मीजोफिल है ना, सेल ऑफ लिप्स। लिप्स मतलब क्या होता है, पत्तियां, पत्तियों के मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, सबसे बड़ी होती है, क्योंकि ये प्लास्टिड्स है तो ये सबसे बड़ी होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनली होता है। ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का अगर देखें हम लोग इंट्रोडक्शन, तो क्लोरोप्लास्ट का मेन जो फंक्शन होता है वह है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऐसी एक क्रिया होती है जिसमें पौधे फूड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, फूड का निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे फूड का निर्माण करते हैं। तो फूड का निर्माण किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को फूड फैक्ट्री या फूड मिल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री और फूड मिल, क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस करके फूड का निर्माण करते हैं। उसके अलावा दूसरा बात, क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस इसीलिए कहते हैं, आप लोग को बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली होते हैं, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए और आरएनए होता है। बताते ना, जिस इनके पास अपना डीएनए और आरएनए होता है इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली कहते हैं। क्या लिखेंगे, these are semi autonomous cell organelle।
सेमी अर्धचालित सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए आरएनए होता है और जिसके के द्वारा यह प्रोटीन बना सकते हैं, है ना। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही बात हमने बताया था। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी इसे भी सेल विद इन सेल कहा जाता है। चूंकि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए आरएनए होता है, तो यह जस्ट लाइक सेल के इतना औकात का होता है। क्या होता है? सेल के औकात का होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेल के अंदर सेल। सेल के अंदर मतलब जितना सेल का औकात है लगभग उतना ही औकात इसका भी है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेल विद इन सेल। मतलब ऐसा लगता है कि सेल के भीतर भी सेल है, सेल के भीतर सेल, सेल के अंदर सेल प्रेजेंट होता है ना। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट को ऑटोप्लास्ट भी कहा जाता है। प्लास्ट मतलब हमने बताया था लिविंग, है ना, बायोप्लास्ट, ऑटोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को ऑटोप्लास्ट भी कहा जाता है, क्योंकि देखो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, खुद से फूड का निर्माण करने में मदद करता है, इसीलिए इसको ऑटोप्लास्ट भी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? दीज आर ऑटोप्लास्ट। ऑटो मतलब जानते हो स्वतः, ऑटो मतलब स्वतः, प्लास्ट मतलब होता है जीवित पदार्थ, है ना। क्योंकि अब खुद से फूड फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको ऑटोप्लास्ट कहते हैं। उसके अलावा ये भी बात बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का दोनों बैक्टीरिया के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, और ये जो सेल होते हैं ये यूकैरियोट होते हैं। पौधे और हमारे जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? यूकैरियोट। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट को भी क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट इन यूकैरियोट। तो चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? क्लोरोप्लास्ट looks as prokaryote in eukaryote। है ना, यूकैरियोट में जैसे प्रोकैरियोट हो। प्रोकैरियोट मतलब किसको हम लोग डिनोट करते हैं? बैक्टीरिया से। किससे करते हैं? चूंकि यह बैक्टीरिया के जैसा है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोकैरियोट इन यूकैरियोट। तो ये इसका कुछ चीजें हैं, इसको याद रखना। अब हम लोग चलते हैं क्लोरोप्लास्ट का नंबरिंग करते हैं इसका नंबर। तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर अलग अलग पौधों में, है ना, अलग अलग होता है, अलग अलग सेल्स में अलग अलग होता है। जैसे हम लोग अपने एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे, जैसे मीजोफिल सेल में पाया जाता है पत्तियों में, तो एक सेल में देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट की संख्या 20 से 40 होते हैं। जस्ट लाइक आपके एनसीईआरटी, एक मेजोफिल सेल में कितने होते हैं? 20 से 40। तो नंबर देखते हैं हम लोग। इन वन मेजोफिल सेल, इन वन मेजोफिल सेल, है ना, फिल कर लेना भाई। इन वन मेजोफिल सेल 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। दूसरा, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, एक प्लांट का सेल होता है जिसको बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इन दोनों को याद रखोगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी है। इन वन क्लेमाइडोमोनास सेल 1 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, मतलब 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। और मेजोफिल सेल में एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं।
नंबर के अलावा अगर हम लोग चले साइज में, तो माइटोकॉन्ड्रिया देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का शेप भी जस्ट अलग अलग होते हैं, अलग अलग शेप का ये मिलता है, इस तरह का जनरली आपको देखने को मिलता है ना, जनरली आपको इस तरह का शेप देखने को मिलता है ना। तो इस शेप में देखने वाली बात ये होती है कि इसकी लंबाई होगी, जैसे ये है, इसकी लंबाई होगी और इसका डायमीटर भी होगा, है ना। ये चौड़ाई नहीं इसको मानते हैं, इसको डायमीटर इसका मापते हैं, है ना। तो लंबाई और इसका डायमीटर गोल होता है एक्चुअली में, इसी तरह से लगभग गोल होता है ना। तो अगर देखा जाए साइज में इसका लेंथ, तो लेंथ जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। ये जो लंबाई है यह 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, और ये जो गोलाई होता है इसका डायमीटर, ये इस तरह से है ना, गोल है। तो इसका डायमीटर अगर देखा जाए, डायमीटर कम होता है, जाहिर सी बात है कम ही होगा, ये होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर। ये आपका क्लोरोप्लास्ट का साइज होता है। साइज के बाद अगर देखा जाए तो शेप होगा, जाहिर सी बात है शेप। तो तो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है अलग अलग होता है, बहुत तरह का होता है। क्लोरोप्लास्ट शेप में भी लेंस के जैसा, लेंस शेपेड, ओवल, अंडाकार, स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, ईटीसी, है ना। तो शेप इसका अलग अलग होता है, लेकिन शैवाल में सबसे ज्यादा शेप चेंजेज होते हैं। प्लांट में आपको बताया कि शैवाल भी एक तरह का प्लांट होता है, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, तो शैवाल में क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग शेप होता है। तो सबसे ज्यादा जो शेप चेंजिंग देखा गया है क्लोरोप्लास्ट का, वह शैवाल में देखा गया है। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कप सेपेड, कप मतलब समझते हैं आप लोग, इस तरह का होता है। तो कप सेपेड अगर देखा जाए तो क्लेमाइडोमोनास में होता है। उसके अलावा रिबोन सेपेड या कॉलर सेपेड, कॉलर समझते हैं आप लोग, ये कॉलर हो गया। कॉलर सेपेड अगर क्लोरोप्लास्ट देखा जाए तो यह पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स यह एक प्रकार का शैवाल है, सभी शैवाल है, और इसका जो शेप होता है वो इस तरह का होता है, यही है यूलोथ्रिक्स। यह है यूलोथ्रिक्स का फिगर, और इसका अगर और इसमें कैसे पाए जाते हैं, इस तरह के कॉलर, कॉलर समझते हैं ना, इस तरह का क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेंगे, कॉलर सेपेट होता है। उसके अलावा भी और भी तरह के होते हैं, जैसे स्पाइरल। स्पाइरल मतलब क्या होता है, स्पाइरल मतलब सांप के जैसे, जैसे आपका स्पाइरल कॉपी है ना, उसमें स्पायर ऐसे ऐसे किया हुआ है, तो वैसा होता है। तो यह पाया जाता है आपको स्पायरोगैरा। ये सारा जो नाम लिख लें सब शैवाल में पाया जाता है ना, इधर लिख देंगे हम लोग शैवाल में। स्पायरोगैरा जो शैवाल है वह इस तरह का होता है, और उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वह इस तरह से होगा, सांप के जैसा है ना स्पाइरल, ये स्पाइरल सेपेड होता है। उसके बाद स्टीलर टाइप,
स्टीलर सेपेड, है ना, ये होता है जिग्नेमा में, है ना, ये जस्ट लाइक स्टार के जैसा होता है ना। उसके बाद रेटिकुलेट टाइप का भी होता है, रेटिकुलेट सेपेड। रेटिकुलेट मतलब होता है जाल के जैसा, है ना, ये स्टार जैसा, ये जाल जैसा, ये पाया जाता है उडोगेनियम। है ना। तो अलग अलग तरह का क्लोरोप्लास्ट आपको सेब में देखने को मिलते हैं, है ना। ये सारा का सारा जो हमने लिखा हुआ है यह किस में पाया जाता है, ये सभी क्या है, एल्गी हैं, शैवाल, शैवाल है ना, ये सारे एल्गी हैं, शैवाल हैं। हालांकि क्लेमाइडोमोनास को अब हटा दिया गया है, क्लेमाइडोमोनास को अब लोगों ने हटा करके दूसरे ब्रांच में डाल दिया है। चलो यहाँ पर लिख दिया है, पढ़ेंगे हम लोग जब सवाल तो क्लेमाइडोमोनास। पुराना जो एनसीईआरटी देखोगे तो क्लेमाइडोमोनास को सवाल में ही रखा गया है। अब जो वर्जन कर दिया गया इसको हटा दिया गया सवाल से। तो चूंकि चलो आ गया है तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो हमने शेप भी अब देख लिया, शेप भी देख लिए ना जी। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट देख रहे हो, ये इसकी लंबाई हो गई और इसका ये डायमीटर हो गया। ये ऐसे एक्चुअली में, है ना, ऐसे करके ये ऐसे है ना। तो ये इसका डायमीटर हो गया 2 से 4 माइक्रोमीटर और इसका जो लेंथ होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर हमने पढ़ा हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट को जब आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको यह 2 मेम्ब्रेन वाला होता है। कितना मेम्ब्रेन होता है इसमें, 2। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन था, यहाँ पर भी डबल मेम्ब्रेन है। तो ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन और ये वाला जो हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में डार्क स्पेस होता है, दोनों के बीच में स्पेस होता है बट वो दिखता है डार्क जैसा, इसको कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब समझते हैं ना, है ना, इंटर मतलब बीच होता है, क्या होता है, बीच में। और एक होता है इंट्रा, इंट्रा मतलब होता है अंदर भीतर और इंटर मतलब होता है बीच, है ना। जैसे इंटर मतलब आप लोग अभी इंटर के स्टूडेंट हो, मतलब यह 10th और ग्रेजुएशन के बीच में आता है। ग्रेजुएशन 12 के बाद ग्रेजुएशन आता है, ग्रेजुएशन और 10th के बीच में आता है, इसीलिए इसको इंटर बोला जाता है। इंटर मतलब होता है बीच, इंट्रा मतलब क्या होता है, अंदर। ये बहुत बार आएगा आपके बायो में, है ना, इसको ध्यान में रखना। उसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, झिल्ली। इनर मेम्ब्रेन मतलब आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। आउटर झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही होता है
आउटर जो मेम्ब्रेन होता है या परमिएबल होता है, परमिएबल, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है या सेलेक्टिव परमिएबल होता है, मेम्ब्रेन होता है। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों का मेम्ब्रेन सेम फंक्शन करता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो चीज हम लोग चलते हैं, अब इसके अंदर हम लोग चले जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होता है वह प्रोटीनियस होता है, मतलब इसमें प्रोटीन भरा हुआ रहता है, और इसके मैट्रिक्स को हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं जिसको कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा। ठीक है, अब स्ट्रोमा में एक अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान देना आप लोग स्ट्रक्चर को। स्ट्रोमा के अंदर में इस तरह से देखो, ये दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? ये देखो ऐसा होता है जैसे जैसे देख लो, हम लोग बचपन में किए हुए हैं, जैसे बैलून आप लोग देखे होंगे, बैलून फट जाता है तो फटने के बाद भी उसको मुंह से फुला लेते हैं, बच्चे लोग को देखे होंगे, मुंह से फुला के उसको इस तरह से गोल कर देते हैं। अब वो जो गोल पार्ट है ना उसको दबा दो, चपटा हो गया, गोल जो बैलून है उसको दबा दिया, चपटा हो गया। जस्ट लाइक वैसा ही रचना दिखता है, ये सिक्के के जैसा होता है। कैसा होता है? कॉइन्स के जैसा, लेकिन इसमें यह मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। कैसा घिरा रहता है? इसका स्ट्रक्चर समझ में आया ना, कैसा होता है? इस तरह का। बस बैलून मान लो गोल है, उसको क्या करना है? चपटा कर देना है, छोटा सा सिक्के जैसा। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं इसे? थैलाकॉइड। और यह थैलाकॉइड क्या होता है? अकेले नहीं होता है, एक के ऊपर एक इस तरह से सजा हुआ होता है। इस तरह से थैलाकॉइड, 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 इस तरह से ये जुड़े रहते हैं, और आपस में यह इस तरह से कंबाइंड होते हैं। इस तरह से यह जुड़े रहते हैं। इस तरह से बहुत सारे चीजें होती हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर दिखाया था, इसको क्या बोला गया था? थैलाकॉइड। ठीक है, और ये सारे के सारे थैलाकॉइड मिलकर के बनाते हैं ग्रेना। क्या बनाते हैं? सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं? ग्रेना। सिंगुलर जो होता है इसका, इसको बोलते हैं ग्रेनम। तो थैलाकॉइड क्या होते हैं? आपस में एक के ऊपर एक, है ना, जस्ट लाइक सिक्का का देखते हो, सिक्का को सजा देते हैं तो पिलर बन जाता है, उसी तरह कॉइल का पिलर के रूप में यह प्रेजेंट होता है। तो यह ढेर बन गया ना, स्टैक्स बोलते हैं, ढेर हो जाता है, इसको स्टैक्स बोलते हैं। तो इस ढेर को कहा जाता है ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। और सभी ग्रेना आपस में एक विशेष प्रकार के, है ना, ट्यूबुलर लैमेली से घिरा रहता है, जिसको कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली का काम होता है यह सभी ग्रेनम को जोड़ करके रखता है। क्या जोड़ कर रखता है? इसको कभी कभी फ्रैक्स भी कहा जाता है। फ्रैक्स मतलब होता है जॉइंट करके रखना। तो स्ट्रोमा के अंदर आप लोग देख रहे हो, तो ऐसा हम लोग पूरा फैला हुआ रहता है, ऐसा ही पूरा बना सकते हो। हमने पूरा नहीं बनाया, 2-3 ही बनाया है। ठीक है, तो स्ट्रोमा के अंदर में आपको ग्रेनम पाया जाता है। ग्रेनम क्या होता है? ग्रेना या थैलाकॉइड का क्या होता है? समूह होता है। क्या होता है? थैलाकॉइड्स का ग्रुप्स होता है जो एक के ऊपर एक सजे हुए रहते हैं, है ना। तो ये इसके बाद अगर स्ट्रोमा में देखा जाए तो स्ट्रोमा में आपको अन्य चीजें भी दिखाई देती हैं, जैसे कि
स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के तरह इसमें भी डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डीएनए। और यह भी डीएनए क्या होता है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसका अपना डीएनए होता है। उसके अलावा भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें आपको राइबोसोम देखने को मिलते हैं, 70S राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब पढ़े थे, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। तो स्ट्रोमा में आपको ये सब चीजें। उसके अलावा स्ट्रोमा में चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है वो सारा एंजाइम स्ट्रोमा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्ट्रोमा में, है ना। तो आप लोग बचपन में कभी सुने हो फोटोसिंथेसिस? नहीं सुने हो? देखो फोटोसिंथेसिस जो होती है ना, वह फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में पूरा होता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब प्रकाशीय अभिक्रिया और डार्क रिएक्शन मतलब अप्रकाशीय अभिक्रिया। 9th-10th में थोड़ा सा तो पढ़े होंगे हम लोग ना। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में पूर्ण होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो इसको अभी याद नहीं रखना है, खाली हम लोग प्लेस जानते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। तो याद रखना यहाँ पर कि लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है। कहाँ होती है? यही आ गया। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। तो इससे आपको एक चीज तो अनुभव हो गया होगा, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, है ना, प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहां पर फिर से हमें क्लोरोप्लास्ट बनाना पड़ेगा। वहां से फिर से हम लोग क्लोरोप्लास्ट का अध्ययन करते हैं और उसमें और ज्यादा डिटेल करना पड़ता है। ठीक है, वहां पर और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा और जूमिंग करके थोड़ा अलग अलग पार्ट पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को ओवरऑल ही पढ़ना है। तो क्लोरोप्लास्ट में आप लोग समझ गए डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में बताया था एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है। क्या होता है भाई? जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफिल। तो यहां पर लिख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट हैविंग क्लोरोफिल पिगमेंट्स। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ पाया जाता है उसको दिखाना जरूरी है। इस फिगर में आपको कहीं भी क्लोरोफिल देखने को नहीं मिला है, तो ध्यान दो क्लोरोफिल यहां होता है। ये जो थैलाकॉइड है ना, सिक्के जैसा रचना, इसी में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसी में क्या होता है? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा थैलाकॉइड को थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। किसको बड़ा कर रहे हैं? थैलाकॉइड। यह फिगर किसका है भाई? क्लोरोप्लास्ट का। किसका है? क्लोरोप्लास्ट। तो थोड़ा सा हम लोग थैलाकॉइड का रचना बना लेते हैं। ये है आपका थैलाकॉइड। और ऐसा ही था ना? इमेजिनेशन कर रहे हो ना कैसा है? बैलून जैसा। कैसा? चपटा बैलून, लेकिन साइज कितना होना चाहिए? बहुत छोटा, बहुत छोटा चपटा बैलून।
ये इसकी झिल्ली है, बैलून का मेम्ब्रेन होता है ना, और बीच में हवा होता है, ठीक है। तो ये थैलाकॉइड है। तो थैलाकॉइड का ये क्या है, मेम्ब्रेन है। ये क्या है, मेम्ब्रेन होता है, बैलून में भी होता है। और थैलाकॉइड के अंदर जो जगह होता है इसको कहा जाता है ल्यूमेन। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमेन। अब थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है यहीं पर आपको क्लोरोफिल मिलते हैं, इस तरह से। याद रखना, आपसे पूछा जाता है डीप क्वेश्चन, क्लोरोफिल कहां मिलते हैं, या क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है, इस तरह से। इसको ग्रीन कलर से हमने दिखाया भी है ना। उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोफिल। तो ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हमने, क्लोरोफिल। क्या लिखे हैं, क्लोरोफिल नहीं लिखे, क्या लिखे हैं। एक्चुअली में क्लोरोफिल अकेला नहीं होता, यह ग्रुप्स में होता है। क्या होता है, ग्रुप्स में होता है। उस ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। और इसमें क्लोरोफिल की संख्या कितनी होती है, 230 से 400। मतलब क्लोरोफिल का ये पुंज होता है। क्या होता है, जैसे हम लोग लाइट है ना, तो लाइट क्या कैसे आती है, सिंगल नहीं आती है, या कैसे आती है, पुंज में आती है, बीम्स में, बीम्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे हम लोग तो क्वेश्चन बहुत सारा बनाते हैं। लाइट जो होती है वह सरल रेखा में गमन करती है, मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, सिंगल रे पढ़ते हैं ना। लेकिन एक्चुअली में रे क्या होते हैं, सभी आपस में ग्रुप्स में जाते हैं। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पाया जाएगा, लेकिन क्लोरोफिल बस ग्रुप्स में होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। क्या बोलते हैं इसको, तो पूछा जाएगा क्लोरोफिल का ग्रुप क्या कहलाता है, क्वांटासोम। क्वांटासोम कहां पाया जाता है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। या फिर क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, इसको अगले क्लास में इसको लिखेंगे, है ना। इसको हम लोग समझ चुके हैं, अगले क्लास में फिर से इसको बता करके इसको लिखेंगे। और तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ तो बना सकते हैं ना हम लोग। तो आपको असाइनमेंट से क्वेश्चन देते हैं, और उस क्वेश्चन में रहेगा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्टिड्स। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। पिछले क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं, वीडियो लेक्चर भी यूट्यूब पे आ जाता है, ठीक है। उसको आप लोग बना के लाओगे। तो उस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। अभी क्लोरोप्लास्ट हमको लिखाना बाकी है, फिर भी जितना बताया उससे बना के लाओगे। जो नहीं बनेगा उसको माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इंड कर देना है, इंड कर दे, हाँ। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3।